नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में बात करेंगे जन औषधि स्वास्थ्य की टोकरी की। जी हां, हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 315 चिकित्सीय उपकरण और 2110 से अधिक दवाइयां उपलब्ध हैं, जो प्रमुख ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में लगभग 50 से 80% तक कम कीमत पर मिलती हैं। किफ़ायती जन औषधि उत्पाद दीर्घकालिक और पुरानी बीमारियों के उपचार में आर्थिक बोझ कम करने में सहायक हैं। कम लागत वाले उपकरण घर पर नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा देते हैं और अस्पताल जाने की आवश्यकता को लगातार कम करते हैं। जन औषधि केंद्र एक ही स्थान पर आवश्यक दवाइयां और दैनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता उपलब्ध करवाते हैं। वर्ष 2024 से जन औषधि केंद्रों द्वारा 200 आवश्यक दवाइयों का प्रोत्साहित भंडारण, उपलब्धता और पहुंच को और बेहतर बना रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जन औषधि उत्पाद टोकरी हर स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा कर आर्थिक तनाव कम कर रही है और देश को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। 2 विशेषज्ञ हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाई.के. गुप्ता, अध्यक्ष एम्स जम्मू, हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा, अध्यक्ष एम्स बिलासपुर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नरेंद्र, देखिए, जिस तरीके से एक पहल शुरू की गई है, युद्ध तो 2008 में ही पहल हो गई थी इसमें, लेकिन 2015 से जो गति जो है इस क्षेत्र में हम लोगों ने अपनाई है, वो अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारतीयों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी कड़ी को? हम भारत को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। इसका क्लियरली मतलब है कि यहाँ पर दवाइयों का उत्पादन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्राइस बहुत पड़ जाता है, खासतौर पे जैसे कि आपने बताया पुरानी बीमारियों के लिए। और ऐसे में ये जन औषधि कार्यक्रम जो है एक आमूल परिवर्तन लेके आया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल ही की बात है, मैं अपने लिए एक दवाई लेने के लिए गया, तो जो मेन मार्केट में वो दवाई थी 112 रुपये 50 पैसे की थी, और जन औषधि केंद्र जो हमारे घर के साथ ही है वहां पर वो 25 रुपये में मिली। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और ये जिस तरीके से मैंने कहा है कि एक आमूल परिवर्तन लायक है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, जिससे कि उपलब्धता और एक्सेस दवाइयों की बहुत बढ़ गई है। और जैसा कि अब देखा गया है कि चारों तरफ पूरे देश में सरकारी अस्पतालों के साथ जन औषधि केंद्र जुड़े हुए हैं, और उससे जो मरीज आने वाला है, जो ज्यादातर ऐसा है कि उसके लिए कीमत बहुत मायने रखती है। इस तरह का कार्यक्रम जो है हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक तरफ सुदृढ़ करता है, उसमें विश्वास बढ़ाता है, और तीसरी तरफ उन लोगों तक वो दवाइयां पहुंच जाती हैं जो कई बार मुश्किल होता है। और खास तौर पे पुरानी दवाई, या जिसको क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, जिसमें दवाई लगातार लेनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारियां जिनको पूरी जिंदगी लेना होता है, और वहां पर पैसे जो कीमत है उसका बहुत फर्क पड़ता है। और एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा अभी, कि गुणवत्ता के मामले में, जैसा कि मैंने आपको दिया, मैं खुद जन औषधि केंद्र से सारी दवाइयां लेता हूं, क्योंकि मेरे को उस पर विश्वास है। इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है और इस पे भरोसा बनता है कि दवाई का असर अच्छा रहे। डॉक्टर गुप्ता, ये गुणवत्ता कैसे बनी रहती है अगर इतनी सस्ती दवाइयां हैं? ये दवाइयां आती कहाँ से हैं? जो फार्मेसी दवाइयाँ बनाती हैं उसका जो बचा हुआ स्टॉक होता है वो होता है। तमाम प्रश्न हैं जो मेरे जैसे और अन्य भारतीयों के जहन में उभरते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक सोच बन गई है, एक हमारा विचार बन गया है कि अगर चीज़ सस्ती है तो वो गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जन औषधि दवाइयों से थोड़ा सा दूरी बनाकर चल रहे हैं। क्या बात सही है?
भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। तो इससे पहले मैं इस पर बात करूं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में सरकार की नीति है कि हर मेडिसिन की अफोर्डेबिलिटी हो और क्वालिटी हो। क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर ऑल सिटीजन्स, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। और जैसा कि अभी प्रोफेसर अरोड़ा साहब ने बताया कि जन औषधि में जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसके कंपैरिजन में 20 से लेकर के 80% तक रिडक्शन इन कॉस्ट होता है एमआरपी से। अब ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो जाता है, गेम चेंजर जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी में लोगों के लिए। और डॉक्टर अरोड़ा ने खुद बताया कि वो भी डॉक्टर होके एम्स से इतने बड़े सीनियर पद पे होते हुए वो भी, हम भी हमेशा जन औषधि से ही प्रेफर करते हैं लेना। लेकिन जो आपने कहा, लोगों के दिमाग में ये एक धारणा होती है, सस्ती है तो खराब है, महंगी है तो अच्छी है, ब्रांडेड है तो अच्छी है, और नॉन ब्रांडेड जेनेरिक है तो वो शायद ठीक नहीं है। ये एक भ्रांति है। ये भ्रांति को दूर करने के लिए हमें 2-3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो ये जानने की जरूरत है कि जितनी भी मेडिसिन जन औषधि में खरीदी जाती हैं वो सिर्फ उन्हीं से जो कि WHO GMP सर्टिफाइड इंडस्ट्री है उनसे, ये ध्यान में रखिए। जी। जो WHO GMP सर्टिफाइड लैब है सिर्फ उनसे। नंबर 2, इनकी गुणवत्ता जांच लगातार करी जाती है खरीदने से पहले। हर बैच की टेस्टिंग होती है, वो भी उन्हीं कंडीशन में जो कि NABL नेशनल बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन, NABL से बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से प्रमाणित है। इसका मतलब उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। उनकी बायो अवेलेबिलिटी, उनकी एफिकेसी, उनकी एक्सपायरी, इन सब का बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। और इसके साथ साथ में जो जन औषधि फार्मेसी है उसमें भी एक बड़ा ही क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशन, स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन STP SSP, स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट, स्टैंडर्ड स्टोरेज कंडीशन में जरूरी होता है कि कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, किस कंडीशन में उसको स्टोरेज करना चाहिए और किस कंडीशन में ये ट्रांसपोर्टेशन है। इन सब का ध्यान रखते हुए ही इनमें ध्यान रखा जाता है जिससे कि पूरी तरह से गुणवत्ता बनी रहे। तो पहली मैसेज ये जाना चाहिए, और हम लोगों ने कई साल पहले ये स्टडी भी करी लोगों में देखने के लिए कि हमने अपने, जब मैं एम्स में था तो हमने बहुत सारे जन औषधि केंद्र से दवाइयां खरीदी बिना उनको बताए हुए, और इन जन औषधि की दवाइयों का अननोइंगली हमने टेस्टिंग करी और हमने पाया 100% मेडिसिन फ्रॉम परचेज फ्रॉम जन औषधि पास्ट द टेस्ट ऑफ क्वालिटी। दैट मीन्स वो कि जन औषधि की दवाइयां उत्तम होती हैं, क्वालिटी को पास करती हैं और फिर भी सस्ती होती हैं। इसलिए क्वालिटी, एफिकेसी, एश्योरेंस एंड द कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ ड्रग यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ कितने ड्यूरेशन तक लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी में इतना डिफरेंस हो जाता है कि ये आम जनता के लिए एक गेम चेंजर है। जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता ने बताया तो बहुत सारे लोगों का जो है बहुत सारे लोगों की शंकाओं का निवारण हो गया है। इतने शायद किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर किसी जाने माने डॉक्टर ने इतने विस्तार से जानकारी नहीं दी होगी। अगर मोटे तौर पर अगर हम डॉक्टर अरोड़ा जाने तो गुणवत्ता जो है ब्रांडेड जो है दवाओं के बराबर है और जो मापदंड हैं वो भी जो हैं अलग अलग मापदंडों पर तय की जाती है और उसी के बाद जो है जन औषधि केंद्रों पर पहुंचती हैं ये दवाएं। फिर भी 50 से 80% सस्ती कैसे होती हैं वो अगर मोटे तौर पर जानने की कोशिश करें तो वो उसकी स्थिति क्या है, यानी कि क्या ये दवाएं जो हैं
चाहे ब्रांडेड हो चाहे जन औषधि केंद्र की हो, वो होती इतनी ही सस्ती हैं, केवल ब्रांड उससे जुड़ जाने की वजह से वो महंगी हो जाती हैं और ये जो है सामान्य दामों पर लोगों को उपलब्ध हो पाती हैं। ये जो सवाल है इसमें बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं जो आप प्रतिबंध पूछ रहे हैं। एक तो ये है कि क्लियरली जो दवा मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने प्रमोशन पे लगता है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, जबकि ये दवा सीधे मैन्युफैक्चरर से सीधा जन औषधि केंद्रों पे आती है और एक बहुत बड़ा खर्च उसमें बच जाता है। और दूसरा जो है इसमें ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट मार्जिन जरूर होता है, लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन उस लेवल पे नहीं होता जिस पे ये ब्रांडेड कंपनीज बना रही होती। तो मोटा मोटा ये है कि को अच्छी क्वालिटी, उत्तम गुणवत्ता वाली दवा भी इतने कम प्राइस पे दी जा सकती है और जिससे कि ये इस देश में हर एक रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी पहुंच तक हो जाती, इसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाती। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं 2-3 एम्स से जुड़ा रहा हूं, डॉक्टर गुप्ता भी एम्स से जुड़े रहे हैं और हमने देखा है कि जो एम्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं और जो वार्ड के अंदर पेशेंट हैं, दूसरे ओपीडी के पेशेंट्स हैं। तो ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो करीब 70 से 80% लोगों का जो पर्चा होता है उसमें जो दवाई लिखी होती है वो उससे मिल जाती है, लेकिन जो अभी अंदर दाखिल होते हैं जिनके लिए और ज्यादा दवाइयां चाहिए होती हैं और ज्यादा क्या कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों की वजह से होते हैं, उनके लिए केवल करीब 60-65%, 55-60-65% के आसपास ही जो उनका पर्चा है वो जन औषधि केंद्र से फुलफिल हो पाता है। तो एक यहाँ पर हमारा एक रिकमेंडेशन रहेगी, एक हमारा सुझाव रहेगा कि इस जन औषधि केंद्र में दवाइयों की जो रेंज है वो कुल और बढ़ाई जाए। जैसे कि आपने कहा 200 जो एसेंशियल ड्रग्स हैं वो इस समय अवेलेबल हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है जिससे कि जो मरीजों का दायरा है वो ज्यादा बढ़ाया जा सके। और दूसरा आपने डिवाइसेस के बारे में बात करी है, वो एक रीसेंट इशू है और जिसको धीरे धीरे और भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब जैसे कि ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है या ब्लड ग्लूकोज या शुगर मापने की मशीन है, एक आम आदमी अपने घर पे रखना चाहता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह भी लोग हर एक व्यक्ति रखना चाह रहे होते हैं, खासतौर पर कोविड के बाद। तो इस तरह के जो डिवाइसेस हैं उसकी उपलब्धता को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो डॉक्टर गुप्ता, जन औषधि केंद्र की अगर बात करें, क्योंकि जन औषधि केंद्र जितने ज़्यादा होंगे जन औषधियाँ जो हैं उतनी ज़्यादा उपलब्ध होंगी आम लोगों को, तो केंद्रों की संख्या की अगर देश भर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वो क्या संतोषजनक है? और अगर आपको लगता है कि इसको और बढ़ाया जाना चाहिए तो क्या कुछ और किया जाना चाहिए? चूँकि आप दोनों जो हैं डॉक्टर्स एम्स से जुड़े हुए हैं और मैंने दिल्ली एम्स की स्थिति देखी है, वहाँ पर लाइन लगाकर जन औषधि केंद्र है और ज़्यादातर वहाँ पर इलाज कराने वाले मरीज या उनके घर वाले जो हैं वहीं से ज़्यादा दवा खरीदा करते हैं। तो ये स्थिति एम्स और एम्स के आसपास की तो है, देश भर में क्या कुछ स्थिति है? आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज कही। अगर आप देखें कि एम्स दिल्ली में या एम्स किसी भी एम्स में जनऔषधि केंद्र में लाइनें लगी हुई हैं, इसके दो पहलू हैं। एक टाइम था जो 1915 में, जब 2015 में जब जनऔषधि शुरू हुई तो जनऔषधि केंद्र की लाइनें नहीं होती थी, खाली पड़ा होता था। अब जनऔषधि केंद्र में लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब पब्लिक में जनऔषधि में भरोसा आ गया है, जन औषधि की दवाइयों में गुणवत्ता आ गई है, इसलिए लाइन है। नंबर 2, शुरू में जन औषधि केंद्र में बहुत लिमिटेड दवाइयां होती थी, जिसलिए कि 20, 25, 40 दवाइयां होती थी, इसलिए उस प्रिस्क्रिप्शन की आधी दवाइयां लेने के लिए उसको दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब आपने खुद ही बताया कि 240 दवाइयां जन औषधि में हैं।
हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम 340 दवाइयां जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि मैं अध्यक्ष रहा पिछले 10 साल से, वो सारी दवाइयां उसमें जब आ जाएंगी, उसके अलावा बाहर की दवाइयां भी आ जाएंगी, तो एक भी मरीज का प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमारे देश में, और हमने क्या किया, डॉक्टर अरोड़ा ने भी, हमने भी, मैं कल्याणी में, भोपाल में, जम्मू में, जहां हम प्रेसिडेंट हैं, हर जन औषधि केंद्र में हमने काउंटर डबल कर दिए, जिससे कि लोगों को सुविधा हो और लाइन में कम से कम लगना पड़े। तीसरी चीज, हमारे जन औषधि केंद्र इस समय 15,000 पूरे देश में जन औषधि केंद्र हैं, और हमारा उम्मीद है कि अगले 2 या 3 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र देश में हो जाएंगे, और इसके बाद में हर अस्पताल में, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, हर मेडिकल कॉलेज में और छोटी छोटी जगहों में भी जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। इससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन औषधि केंद्र में जाने का मौका मिलेगा। बी, जब हमारे जन औषधि केंद्र में दवाइयों की वैरायटीज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उनको दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। सी, हमारे लोगों की वेटिंग बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हमने इसके काउंटर बढ़ा देंगे। तो ये भारत सरकार का एक, हम फिर कहेंगे कि बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है, जो कि चैलेंज था कि कैसे क्वालिटी मेडिसिन, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड एक्सेसिबिलिटी, हम 3 चीज कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। तो ये इसके लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने निभाई है, और इसको हर नागरिक का, हर पेशेंट का, हर डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि इसको प्रमोट करे। और दूसरी चीज, जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बड़ा अच्छा बताया, और आपने पूछा कि ये सस्ती कैसे हो जाती है, तो ये याद रखिए, ब्रांडेड मेडिसिन की 60 to 70% कॉस्ट उसके एडवर्टाइजमेंट पे जाती है। बी, जो हमारी जन औषधि है, इनका किराया नेग्लिजिबल होता है, और इनको इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते हैं, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। हर को सब्सिडी, 2 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देती है नया खोलने के लिए। हम इसमें प्रॉफिट लिमिटेड अलाउ करते हैं। जो सरकार के बाहर जो प्राइवेट ब्रांडेड है वो प्रॉफिटेरिंग करते हैं, हम उसको मार्जिनल नॉमिनल प्रॉफिट अलाउ करते हैं, इसलिए ये अफोर्डेबिलिटी इसकी बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि रेंज बढ़नी चाहिए और इसके केंद्र भी और ज़्यादा, उनका भी विस्तार होना चाहिए, तो उसके लिए जो है जन औषधि बनाने वाली फार्मा कंपनियां भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनियां और ज़्यादा आगे आएं, उसके लिए क्या सरकार को उनको किसी तरीके का सहयोग करना चाहिए कि लोगों में और ज़्यादा जागरूकता आए और इस तरीके की दवाइयों का निर्माण, उसकी रेंज बढ़ पाए? इसमें एक तो प्रोफेसर गुप्ता ने जो एक बात कही कि इस समय लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र हैं और अगले 5 साल में 25,000। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जन औषधि केंद्रों की कमी है, और इसलिए नए जन औषधि केंद्र एक इस तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से खोलने चाहिए कि पॉपुलेशन जन जन तक इसका लाभ पहुंच सके। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा, वो उससे जुड़ी मैं एक जो कई बार समस्या आती है कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया में है जन औषधि केंद्र या जो सप्लाई करते हैं, और साउथ वाला अगर नहीं कर पा रहा होता है तो स्टॉक आउट्स हो जाते हैं, जन औषधि केंद्र में दवा नहीं मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के दवा निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि जो दवाइयों का जो पूरा पैकेट है, बंडल है, जिसमें अभी 240 है और हम इसको 350-400 के लेवल तक ले जाना चाहते हैं, वो एक रीजनल सप्लाई चेन को बनाए रखे। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टॉक आउट कई बार, क्योंकि जो दवाइयां ज्यादा बिकती हैं या जिसकी ज्यादा डिमांड रहती है, वो उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती इस प्रकार से। तो ये 2 चीजें, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र और खुलने की जरूरत है, और दूसरा सप्लाई चेन बनाने के लिए इस समय जो
निर्माता हैं उनकी कमी है और उनको देश के डिफरेंट हिस्सों में, विभिन्न भागों में वो प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिससे कि दवाई की आपूर्ति समय पर बनी रहे। हम ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर गुप्ता की क्रॉनिक जो बीमारियां हैं उससे जूझ रहे मरीजों के लिए एक तरीके से ये मील का पत्थर साबित हो रही है जन औषधि, क्योंकि काफ़ी देर तक जो है इलाज चलता है, जो है दवा जो है ज़्यादा समय तक चाहिए होती हैं, महंगी दवाइयाँ हुआ करती थी। अब थोड़ा सा उनको एक राहत की सांस मिली है कि जो बोझ हुआ करता था और जो आर्थिक बोझ के तनाव से जो है ग्रस्त हो जाया करते थे, ना केवल मरीज बल्कि उनके घर वाले भी, उससे काफ़ी राहत मिल गई है इसको। जी, ये बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जैसे सिंपल सी बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी, आज इसके मेजर चैलेंज है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। और उसका एक कारण ये भी था, दो कारण जिसे कह सकते हैं, कि प्रिस्क्रिप्शन एडेरेंस और प्रिस्क्रिप्शन कंप्लायंस। वो इसलिए कई बार कम होती थी कि आदमी ने 1 महीना या 2 महीने दवाई ली, उसके बुखार उतर गया, उसका खून आना बंद हो गया और उसने इकोनॉमिक रीजन से दवाई लेना बंद कर दिया। कौन जाए डॉक्टर के पास, कौन जाए इतनी महंगी दवाई लेने के पास। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, अब जब यही दवाइयां उसको सस्ते दाम पे मिलने लगेंगी, क्वालिटी की मेडिसिन मिलने लगेगी, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और कंप्लायंस और एडेरेंस बढ़ जाएगा। एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है जो होनी चाहिए, जो अभी हम जिस पे की जोर दे रहे हैं, जो दवाइयां देता है फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का दवाई बेचना ही काम नहीं है। फार्मासिस्ट का दवाई के बारे में बताना, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे खाना, कैसे पीना, उसके प्रिस्क्रिप्शन को बताना, ये भी उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। और यही देखिए, हिंदुस्तान का जो फार्मासिस्ट है और जो यूके में, यूएसए में काम करता है फार्मासिस्ट, उसकी तनख्वाह में 4 गुने का फर्क है। हमारे यहाँ करना चाहिए, लेकिन ये इतना होता नहीं है। और हम जन औषधि के हर फार्मासिस्ट को ये कहना चाहेंगे, मंत्रालय को भी कहना चाहेंगे कि जोर दें कि हर फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, पूरी तरह से पेशेंट को एक्सप्लेन करे, जिससे कि मेडिकेशन एरर काफी हद तक कम करी जा सके। और हम इसको एक ये मील का पत्थर रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हम आलतू फालतू की दवाइयां, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चनेबल हैं, वो जनौषधि में रखते ही नहीं है, मिलती नहीं है। तो ये भी एक रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। डॉक्टर अरोड़ा, समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते एक टिप्पणी आप दोनों से चाहूंगा कि भविष्य में जन औषधि योजना को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए अभी और किन सुधारों की आवश्यकता है? कुछ सुधार आपने गिनवाए भी हैं, इसके अतिरिक्त और क्या कुछ किया जाना अभी बाकी है? प्रतिभा, मैं एक यहाँ पर विषय उठाना चाहूँगा और वो उसके बारे में थोड़ी सोच विचार की जरूरत है कि कैंसर से संबंधित दवाइयाँ अभी उपलब्ध नहीं है, जबकि कैंसर कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा है। तो कुछ जन औषधि केंद्र इस तरीके से तैयार किए जा सकते हैं जहां पर शहर, एक जिले के अंदर, या जहां पर केवल इस तरह की दवाइयां भी मिल सके, क्योंकि उनको स्टोरेज के लिए और उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इन जन औषधि केंद्र के थ्रू देंगे तो हमारे जो मरीज हैं उनके लिए उपलब्धता, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस समय कई लोग इस वजह से मर जाते हैं जल्दी कि वो दवाई कर ही नहीं पाते, इतनी महंगी होती है। तो एक, और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र खोलने की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर गुप्ता, एक टिप्पणी आपसे। आपने बहुत सारे ऐसे बिंदु यहाँ पर गिनवाए हैं जिससे जो भ्रमित लोग हैं उनका भ्रम दूर हो पाए। एक सीधा मैसेज क्या देना चाहेंगे जो अभी भी जन औषधियों से दूरी बनाए हुए हैं उन लोगों के लिए? एक ही मैसेज है कि जन औषधि की क्वालिटी पे भरोसा रखें, क्योंकि ये WHO GMP की लैब से ही, की फैक्ट्री से ही खरीदे जाते हैं। उनका स्टोरेज, उनका ट्रांसपोर्टेशन,
क्वालिटी का होता है, और ये सारे NABL लैब में हर बैच की टेस्टिंग होती है। आप सरकार की इस बेहतरीन, आई वुड से, जो एक बहुत ही एक शानदार स्कीम है, इस पर भरोसा रखें और सरकार पे आप कोशिश करें कि आपके एरिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताएं कि 2 लाख रुपए की सरकार की सब्सिडी होती है, आप इसको खोलें और आपको मदद करें और आप सहभागी बने भारत में एक रैशनल ट्रीटमेंट और बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने में। ये बहुत सारी शंकाएं शायद मेरे जहन में भी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि बातचीत के बाद जो है मेरा जहन भी इतना खुल जाएगा। डॉक्टर YK गुप्ता, आपका और प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला और जन औषधियों को लेकर जो धारणाएं थी उन धारणाओं को निर्मूल सिद्ध किया और कहीं ना कहीं आपने कहा कि आए सहयोग करें, देश का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें और आसान और सस्ती दवा जो जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध हो रही है वो भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा समृद्ध कर सकती हैं, मजबूत कर सकती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।